नमस्ते। मैं वैद्य चंद्र कुमार देशमुख पुणे से बोल रहा हूँ। हमने वैद्य राघव गोगटे सर के जन्मदिन के अवसर के ऊपर विद्याकर्मा एज इट इज ये सीरीज शुरू की थी। इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा हमें मिल रहा है। काफ़ी लोगों को विद्याकर्मा अग्निकर्मा जो यहाँ आके सीख नहीं सकते थे उनके लिए ये काफ़ी फलदायी सीरीज रह रही है। ये बताते समय हम सटीक से पढ़ाई करके हर एक बात आपके सामने डाल पेश कर रहे हैं। विद्याकर्मा अग्निकर्मा करते समय जो जो बारकाई है, जो जो माइनर पॉइंट्स है, वो प्रैक्टिस में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बगैर हम आगे जा ही नहीं पाते हैं। ये हमने हमने सर से सीखा है। वैद्य राघव गोगटे सर की जो पुण्यतिथि थी, उस पे हमने इस साल मानस रोग के ऊपर विद्याकर्मा और अग्निकर्मा बताना शुरू किया था। सर कहते थे कोई भी व्याधि के ऊपर जब तक आप 1000 से भी ज़्यादा पेशेंट को, रुग्णों को लाभ नहीं दोगे, तब तक आप लोगों को बताना नहीं। अगर एक पेशेंट ठीक कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कि बहुत तीर मार लिए। इसलिए सर का कहना था कि आप जितना अनुभव आप इकट्ठा करोगे उतना आप लोगों को, विद्यार्थियों को और पेशेंट को भी फायदा होगा। इसीलिए मानस विकार का कर्म, मानस विकार में विद्याकर्म और अग्निकर्म कैसे कार्य करता है, ये हमने बताना शुरू किया था। इस साल जो सर का पुण्यतिथि का हम व्याख्यान सीरीज लेने वाले हैं, व्याख्यान सत्र लेने वाले हैं, उस व्याख्यान सत्र में भी नया टॉपिक लेने वाले हैं। इस साल वैद्य गोगटे मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से 3rd नेशनल सेमिनार होने जा रहा है। वो 1 या 2 अक्टूबर को होगा इस साल में। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी होगा। लेकिन पिछले साल जो मानस विकार को एक्सप्लोर किया था, इस साल में सबसे इम्पोर्टेंट जो है अभी हम फेस करते हैं इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व में विद्याकर्म और अग्निकर्म। ये जो टॉपिक है हम पूरी तरह से इस पे काम कर रहे हैं। हमें पता है हमारे अभी तक 582 केसेस ऐसे हुए हैं इनफर्टिलिटी के, जो काफ़ी अलग अलग डॉक्टर के पास जाके आए हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिला था। ऐसे हमारे पास 582 केसेस है। तो इनका सब सार निकाल के विद्याकर्म और अग्निकर्म वंध्यत्व में कैसा है, ये इस साल का जो नेशनल सेमिनार होगा 1 या 2 अक्टूबर को, वहाँ पे हम ये बताने वाले हैं। एलोपैथी और आयुर्वेद का मिक्सचर करके वहाँ पे एलोपैथी के डॉक्टर एलोपैथी का बताने वाले हैं, हम आयुर्वेद में कैसा श्रेष्ठ है वो बताने वाले हैं, हम आईयूआई आयुर्वेदिक पद्धति से कैसे करते हैं, उसके रिजल्ट कैसे आते हैं, आईवीएफ में कैसे करते हैं, ये सब वहाँ पे पेश करने वाले हैं। और विद्याकर्म और अग्निकर्म का स्पीड वहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो सबने वहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। दूसरी एक बात है कि पिछले साल वैद्य राघव गोगटे मेमोरियल फाउंडेशन जो है, वैद्य गोगटे मेमोरियल फाउंडेशन, उन्होंने सर के और मैडम के नाम के ऊपर प्राइज शुरू किए थे। जैसे कि केस प्रेजेंटेशन है अग्निकर्म और विद्याकर्म में, लेक्चर्स जो है वो भी होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो प्राइज जो है वो अलग अलग थे। जैसे कि केस प्रेजेंटेशन जो है विद्याकर्मा अग्निकर्म का अगर करोगे आप अच्छी तरह से, तो प्रथम पारितोषिक 12,000 रुपये रहेगा और एक अच्छी सी ट्रॉफी रहेगी जिसका मान बहुत बड़ा है। द्वितीय पारितोषिक अगर आप केस प्रेजेंटेशन में मिलता है तो 8,000 रुपये आपको प्राइज मिलेगा और उसके साथ एक ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। केस प्रेजेंटेशन विद्याकर्म और अग्निकर्म में ऐसा अलग अलग है। उसके साथ में नए जो वैद्य है प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी वैद्य गोगटे फाउंडेशन ने प्राइज रखे हैं। उसके साथ में जो वंध्यत्व पे काम कर रहे हैं या सर्जरी के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको सब जो प्राइज है सब वैद्य गोगटे मेमोरियल फाउंडेशन की जो वेबसाइट है वैद्य गोगटे कंसल्टेंट.com के ऊपर आपको सब ये देखने को मिलेगा। या हमें यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे भी आपको वैद्य गोगटे फाउंडेशन के जो पेज है उसके ऊपर आपको ये डिटेल आगे आगे मिल जाएगा। तो ये सब लोगों ने तैयारी करनी चाहिए कि अच्छा ज्ञान भी मिलने वाला है और पारितोषिक भी मिलने वाले हैं। तो ये वंध्यत्व जो है आजकल जो होने वाला है, हो रहा है, वो काफ़ी तकलीफ वाले चिकित्सा करनी पड़ती है लोगों को। आईवीएफ करना पड़ता है
या सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी पेशेंट को रिजल्ट नहीं आता है, कंसीव कर नहीं पाते हैं, या अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज रहता है और ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन खानी पड़ती है, किसी किसी को सेप्टम रहता है, किसी किसी को ओवुलेशन नहीं होता है, किसी को एग नहीं बढ़ते। सबसे ज़्यादा तो अभी एएमएच जो है एक की लेवल है वो भी नहीं बढ़ रही है लोगों की। तो इसके लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर सब कारणीभूत रहते हैं। तो इसमें चिकित्सा तो सभी लोग कर रहे हैं, सब लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा भी करते हैं, एलोपैथी में भी इसकी चिकित्सा है, आईवीएफ तक तंत्रज्ञान गया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस रहते हैं जिसमें ट्रीटमेंट करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ पाता है। मुझे एक पता है, मैं जब सेकेंड ईयर में था तो आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ में एक केस आई थी हमारे पास कॉलेज में, और जो मैं फॉलो करता था उस वंध्यत्व के लिए तब से। तो वो केस को फॉलो करने के बाद वो मुझे पता है कि उनको ट्यूबल ब्लॉकेज थे, सेप्टम था यूटेरस में, और उसके साथ में पीरियड भी रेगुलर नहीं आते थे। तो वहाँ पे आयुर्वेद कॉलेज में ट्रीटमेंट ले ली थी उन्होंने, मैंने उनको 6 महीने फॉलो किया था वहाँ पे। मैंने खुद उनको वमन करते समय असिस्ट किया था वहाँ पे। और बाद में कॉलेज में नहीं हुआ था पेशेंट, तो प्राइवेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में चला गया था। तो वहाँ पे भी मैंने उनको फॉलो किया था और क्या क्या ट्रीटमेंट चल रही है मैंने देखा था। तो वहाँ पे उनको मुझे लगता है हमने कब 30 से 40 महीने, हम 2 साल 3 साल उनके ऊपर चिकित्सा हुई। 2-3 बार वमन हो चुके, मुझे लगता है 5-6 बार विरेचन हो चुके थे, और 60-70 उत्तर बस्ती हो चुके थे उनके 1-3 साल में। तो वहाँ पे भी उनको रिजल्ट नहीं आए थे। तो सेप्टम के लिए ऑपरेशन करवाया था उन्होंने, तो ऑपरेशन करने के बाद भी कंसीव नहीं हो रहा था, 2 आईवीएफ भी फेल हो चुके थे। उसके साथ में डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन भी चालू था पेशेंट का। और वो पेशेंट पुणे में आया था। पुणे में भी काफ़ी अच्छी तरह से वैद्यों के, अलग अलग वैद्यों के, आयुर्वेदिक वैद्यों के पास वो चिकित्सा ले रहे थे। और मेरा सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, फाइनल ईयर हो गया, मेरी प्रैक्टिस शुरू हो गई। मैंने पुणे में प्रैक्टिस शुरू की। तो ट्रेन में जाते समय उनको किसी ने बताया कि अरे यार यहाँ ऐसा ऐसा वैद्य है, वहाँ पे जाओ। तो पेशेंट मुझे मिला। तो पेशेंट में ही मुझे मिलने के बाद वो आश्चर्यचकित हो गया कि अभी आपको तो सब पता है, मेरी इतनी चिकित्सा हो गई है, फिर आपका नाम सुन के आई हूँ मैं, आप ही कुछ करो अभी। तो मैंने कहा कि अरे हाँ, हमारी तो पढ़ाई हो चुकी है काफ़ी अच्छी तरह से, हम फिर से ट्राई करते हैं। तो मैंने उसको एक वमन दिया, उत्तर बस्ती फिर से करवाए, फलोग्रुत दिया, सब चिकित्सा करवाई, अलग अलग वैद्यों को पूछ के ट्रीटमेंट करवाई, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। अब रिजल्ट नहीं आ रहा था, मुझे लगता है पीपल का पत्ता हम यूज़ करते थे इनफर्टिलिटी के ऊपर, वो काम कर रहा दे रहा था मैं। साथ में विद्या भी कर रहा था, गोप्टेश्वर से यहाँ से ज्वाइन किया था। तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, कंसीव नहीं हो रहे थे, एएमएच नहीं बढ़ रहा था, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। और मैं भी अभी समझ रहा था कि ये तो असाध्य ही होगा, अगर इसके नसीब में है ही नहीं बच्चा तो इनको मिलेगा कैसे। तो मैंने भी फिर भी ट्राई किया मैंने 6 महीने तक, लेकिन पेशेंट को रिजल्ट नहीं आया था। और थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा सा हम मैं कहूँगा कि अहंकार टूट गया कि मैं हम सबको रिजल्ट देते हैं। तो ऐसे ही बात करते समय गुप्ते सर के पास चले गया था। तब जाने के बाद सर को कहा कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है और रिजल्ट नहीं आ रहा है पेशेंट के ऊपर। सर ने कहा एक बार लाओ हम देखेंगे। तो मैंने पेशेंट को कन्विंस किया, नांदेड़ से बुलाया पेशेंट को, और मैंने गुप्ते सर के पास लेके गया। गुप्ते सर को ले गुप्ते सर के पास जाने के बाद सर ने पेशेंट को चेक किया और मुझे पूछा आपने क्या किया। मैंने ऑनेस्टली बता दिया, सर इतना किया मैंने, बस्ती की थी उनकी, ये सब किया था। लेकिन सर जब इनका ओवुलेशन होता है तो कंसीव नहीं कर पाते हैं, और बाकी पीरियड अच्छे रहते हैं तो वो महीने में कंसीव नहीं होता है। तो मैं सब चिकित्सा कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि प्रेगनेंसी का कंसीव हो रहा है, लेकिन वो प्रेग्नेंट बेबी जो है यूट्रस में प्लासेंटा जो है फिक्स नहीं हो पा रहे, ऐसा मुझे एक फील आ रहा है अंदर से। सर ने कहा ठीक है हम देखेंगे, और कुछ नहीं कहा कि मुझे बताया, पूछा कि तुम चिकित्सा क्या कर रहा है। मैंने बताया था सर को मैं पीरियड के समय पीपल का पत्ता जैसे सर ने सिखाया था वो यूज़ कर रहा हूँ, या फिर फलग्रुत जैसी दवाइयाँ, या दोषों के अनुसार चिकित्सा कर रहा हूँ, और विद्य भी कर रहा हूँ हमारे पीसीओडी के रजसंग के। तो सर ने पूछा मुझे, ठीक है मुझे इन पेशेंट के ऊपर बताओ कहाँ पे कर रहे हैं। तो मैंने पेशेंट को लिटाया। लेटाने के बाद जो हम विद्या कर्म करते वो जगह पे मैंने देखा, और सर को बताया, मैंने करके बताया वहाँ पे।
तो सर आए, मेरे हाथ से नीडल लिए और कहा कि थोड़ा सा इसके ऊपर 2 mm आपको ऊपर करना चाहिए, आपका थोड़ा सा लाइन मिस हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इतना लाइन मिस होने के बाद क्या होगा। तो सर ने विद कर लिया वहाँ पे और पेशेंट को कहा हाँ अब तेरा काम हो जाएगा, थोड़ा सा विद करने की जगह चूक रही थी आपकी। मैंने कहा अरे ये तो सर बता रहे तो देखेंगे। अभी मैं तो रैंडमली कर रहा था, एक्यूरेसी तो तब भाई नहीं थी प्रैक्टिस में, इनिशियली प्रैक्टिस में किसी की नहीं रही थी, मेरी भी नहीं थी। तो सर ने ऐसा कहा कि इसे थोड़ा ऊपर करना चाहिए, इधर उधर करना चाहिए और एक्यूरेसी के हिसाब से काम करो। मैंने कहा ठीक है सर, मैं देखूंगा, पेशेंट को फॉलोअप लूंगा। और जो मैं दे रहा था वो पीपल का पत्ता पेशेंट को खाने को दे रहा था गर्भाशय शोधन के लिए। सर ने उसके इसमें सिर्फ अमल की डालने को कहा और सर ने कहा कि आप यही दवाई जो इसने दी है वो कंटिन्यू करो। तो पेशेंट गया, गाँव को गया और पेशेंट मैं भी भूल गया मेरे भाग दौड़ में। और 1 डेढ़ महीने के बाद पेशेंट का फ़ोन आया, सर कहाँ पे हो आप? मैं तो नांदेड़ विजिट में था तब। और उसने कहा कि हाँ मुझे मिलने को आना है। तो पेशेंट आया हमारे पास। तो पेशेंट आया तो पूरे ऊपर ऐसे जैसे साष्टांग दंडवत करते हैं, पेशेंट जमीन पे लेट गया और नमस्कार करने लगा। मतलब क्या हुआ है? सर ईपीटी पॉजिटिव आ गई। मुझे मेरा ज़िंदगी की पहली खुशी जो ट्रीटमेंट करते समय मिली ना, उस समय मिली थी। और तब इतना बुरा लगा कि अरे यार ये हम जितना विद्याकर्म समझते थे या पेन मैनेजमेंट तक ही समझते थे, इसकी डेप्थ काफ़ी अलग है। ये सीखनी तो चाहिए। तभी से इसमें अलग तरीके से सोच शुरू की थी और अलग तरीके से हम रिजल्ट पाते हैं। क्योंकि विद्याकर्म अग्निकर्म के तो कैंप अब इतने लोग ले रहे। 2015 के पहले तो लोगों को सिर्फ पता था कि वैद्य राबो गोप्टे सर करते हैं विद्याकर्म। आप देखिए अगर 4 साल पहले तो कुछ नहीं था, कोई कर ही ना करता ही नहीं था ये। लेकिन अब जब हम कैंप ले रहे हैं, अभी तक 200 व्याख्यान हो चुके पूरे इंडिया में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग कॉलेजेस में। तो आयुर्वेद वैद्य को ये आयुर्वेद बढ़ाने के लिए काफ़ी बूस्ट मिला है। वैद्य राबा गोप्टे सर ने जो कर्म दिया है हमें हमें हाथ में जो दिया है, न एतद मम, हमारा कुछ नहीं है, ये आयुर्वेद का है, ऐसे सोचने वाले जो सर ने हमें दिया है, हम भी वैसा करते हैं। और हमारा कुछ नहीं है, हमें गोप्टे सर से मिला है और आयुर्वेद ने हमें दिया है। तो आयुर्वेद के जो भी अभ्यासक है या आयुर्वेद के जो फॉलो करने वाले लोग हैं, आयुर्वेद चिकित्सा करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये सब हम पेश करते हैं। क्योंकि सब लोग क्या लेते हैं अग्नि विद्या कर्म का, कहीं पे भी विद्या कर्म करते मैं देखता हूँ, कहीं पे भी टोचते सुई टोचते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले करते नहीं थे, अभी तो कर रहे हैं। बड़े बड़े वैद्य जो पहले कुछ नहीं करते थे, इसको नाम रखते थे, अभी तो सब कर रहे हैं। क्योंकि इसमें पोटेंशियल सबको दिख रहा है, हम दिखा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। तो ये जो विद्याकर्म अग्निकर्म वंध्यत्व में करते थे, ये करते समय बातें जो हम अभी 7 एपिसोड से बता रहे हैं, वो आज का एपिसोड जो है उसके ऊपर ही अवलंबन है। जो हमने मर्म का शुरू किया था, मर्म को आपको बहुत अलग अलग तरीके से व्याख्यान और लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन विद्याकर्म और अग्निकर्म करते समय मर्म का महत्व क्या है यह अभी तक हमने बताया है। क्षिप्र का बताया था, हृदय का बताया था, इंद्रवस्ती का बताया था, शंख मर्म का, लेजेंडरी शंख का, श्रृंगाटक का बताया था। तो ये सब जो है बहुत इंटरलिंक्ड है। अभी मुझे पता है कि हमारे ही कुछ स्टूडेंट है यहाँ पे खड़े रहते हैं, लेकिन पूरी अच्छी तरह से सुनते नहीं है, यहाँ पे भी सुनते नहीं है और जो हम लेक्चर्स यूट्यूब पे डालते वो भी सुन नहीं रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी लाइफ में आगे जाके ये जब सुनेंगे तो आप लोग सभी लोगों को पता चलेगा कि ये कितना अभ्यास करके एक दूसरे के ऊपर अवलंबन लेक्चर्स है, जो एपिसोड्स है उसके हिसाब से सीक्वेंस हमने बनाया है। तो आज का जो है 8th एपिसोड है, वो त्रिमर्म जो बताए गए हैं उधर में, नाभि, गुद और बस्ती, ये तीनों के ऊपर है। हाँ, त्रिमर्मीय हम देखेंगे। जो चरक संहिता में त्रिमर्मीय अध्याय आया है वो अलग है। यहाँ पे मैं उधर स्थित जो मर्म है, सद्य प्राणहार जो मर्म है, उनके बारे में बताना चाहूँगा। जो गुद, बस्ती और नाभि, ये 3 जो है उदर में आश्रित रहने वाले मर्म है। ये मर्म का बताने पहले जो अभी मैंने गोगटे सर की सारे कर्मों की जो वेबसाइट है वो बताते समय थोड़ी सी गलती की है। वैद्यगोगटे.org ऐसी वहाँ पे वेबसाइट है। तो वहाँ पे जो आगे होने वाले कार्यक्रम है वो सब आपको डिटेल्स में वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो गुद मर्म,
गुदमर्म जो है ये जो है मूलाधार के स्थान पे है हमारा, और हम जब भी बैठते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर आता है, गुदा के ऊपर प्रेशर आता है। ग्रंथ में अगर हम देखेंगे तो वात वर्चो निरसनम उसको कहा गया है, वायु, और वर्च में स्टूल जो है पास करने का जो स्थान है वो गुद है। स्थूलांत प्रतिबद्धम, स्थूलांत को वो पकड़ के रखा है उसने। गुदम नाम मर्म, गुद नाम का एक मर्म है, वहां पे अगर आघात हो गया तो सद्यो मरणम है। ये जो है मांस मर्म है, मांस मर्म एकदम चतुरंगलम सद्योघात पीछा, ये जो है 4 अंगुली है, तो 4 अंगुली प्रमाण जो है उतना उसका विस्तार है। तो ये गुदमर्म जो है वो अपान वायु का क्षेत्र में आया है। आयुर्वेद में जब बताया है कि सारी चेष्टाएं वायु से होती है, तो वो वायु के प्रकार है, प्राण व्यान समान अपान उदान, तो सबकी गति रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा चिकित्सा करते समय अपान वायु की चिकित्सा ज्यादा से ज्यादा की जाती है, क्योंकि लोगों का बैठना ज्यादा होता है, गलत आसन पे बैठते हैं, ट्रैवलिंग करते समय वाइब्रेशन होने वाले आसन पे बैठते हैं। आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे तो जापानीज सीटिंग पोजीशन आप गूगल पे जाके देखिएगा, वो बैठते समय वो किसी प्रकार बैठते हैं। वो विटप मर्म के ऊपर प्रेशर आने के बाद वो गुद मर्म को बचाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो सद्य प्राणर मर्म है। आप योग में देखेंगे तो योग में भी वज्रासन आया है खाने के बाद में, क्योंकि वहां पे जो वज्रासन में बैठते तो भी वो गुद मर्म को वहां पे विचार में लिया जाता है। तो प्रैक्टिस करते समय इट इज एनल ओपनिंग ऐसा करके हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, ये मांस मर्म है। और मूलाधार चक्र के अधिष्ठान में है, वहां पे मूलाधार चक्र है। तो गुद गत जो व्याधि है, अर्श है, भगंदर है, वो महारोगों में, अष्ट महारोगों में उनका वर्णन है, क्योंकि वहां पे आघात हो गया तो सद्यो मरण तो है ही। लेकिन जैसे मैंने मर्म के अध्याय में बताया था कि अगर आघात कम भी आघात हो गया फिर भी वहां पे लक्षण दिखते जाते हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे सद्यो प्राण हरे कम आघात होगा तो कालांतर या वैकल्य कर रुजाकर, ऐसे लक्षण अलग अलग ग्रंथ में बताए गए हैं। तो हम जब बैठते हैं और हमारे पास पेशेंट जब आते हैं इनफर्टिलिटी के, तो गुदम मर्म का विचार छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। उस पे लोग बैठ रहे हैं तो ड्राइविंग कर रहे हैं, कठिन आसन पे बैठ रहे हैं, उत्कट आसन पे बैठ रहे हैं, तो ये सब चीजों की वजह से उसको रोज आघात होते रहता है। और आघात होते रहता है तो वहां पे वायु रक्त दुष्ट होती है, अपन वायु पे भी आघात होता है। तो वंध्यत्व का विचार करते समय ये मांस और गुद का विचार बहुत जरूरी होता है। बस्ती भी यही जगह पे दी जाती है। तो ग्रंथ में एक श्लोक आया है, मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा कि काफी अच्छा श्लोक आया है कि मूले निषिक्तो ही यथा दुर्मह स्यात्तनिल छदः कोमल पल्लवाग्रयः काले महान पुष्प फल प्रदर्श तथा नरः स्यात् अनुवासेन। अनुवासन जब बस्ती दे रहे तो कहा गया है कि एक पूरी तरह से पेड़ जो है, अगर सूख रहा है पेड़, उसके मूल के ऊपर अगर हम वहां पे पानी डालेंगे तो वहां पे वो पेड़ को अच्छी तरह से ग्रीन लिप्स आना शुरू हो जाते हैं, और वो पेड़ आगे जाके उसको पुष्प फल भी मिल जाते हैं, उसको फल भी आ जाते हैं। उसी तरह ये गुद के स्थान के ऊपर अगर हम बस्ती करते हैं, अनुवासन बस्ती करते हैं, तो वो अनुवासन बस्ती भी अगर किसी सूखे हुए पेड़ के ऊपर डालने से, जैसे पेड़ के ऊपर दे रहे हैं, वो शरीर का मूल स्थान होने की वजह से वहां पे अगर हम अनुवासन बस्ती करते हैं तो पूरे शरीर में भर जाता है। शरीर में वो वायु का शमन करने वाली रहती है। मैंने कहा था कि तीनों जो 7वां 8वां लेक्चर है वो इंटरलिंक्ड है। ये गुद का यहाँ पे महत्व है। तो यहाँ से जो योग का हम अभ्यास करते हैं या योग नाड़ी का अभ्यास करते हैं, इसका और विद्ध कर्म का बहुत नजदीक का संबंध है। यहाँ पे मैं जो हमारा षट चक्र निरूपण है, आप ये षट चक्र निरूपण अगर बुक लोगे तो उसमें अलग अलग प्रकार के यहाँ पे हमारे वर्णन आपको दिखेगा। तो मैं एक थोड़ा सा एक यहाँ पे गुद मर्म का विस्तार करते समय मैं एक बताऊंगा। यहाँ पे
मूलाधार चक्र है, आप सबको पता है, तो षट चक्र जो है हमारे मेन रहते हैं। लेकिन ये सब भूल जाइएगा, ये सब हम भूल जाएंगे और विचार करते समय हमारे पातंजल योग सूत्र में या शरीर के अलग अलग ध्यान वाले जो बुक है या ग्रंथ है उनके में दिया है कि मानव जाति में, शरीर में, मनुष्य के शरीर में 7 to 2,000 नाड़ियां है। योग की जो नाड़ियां है 72,000 शरीर में नाड़ियां है। और जो नाड़ियां जो है अपने मूल स्थान से शरीर के विभिन्न भाग में गई है, मूल स्थान से निकल के पूरे शरीर के विभिन्न भाग में गई है। जहाँ पे ये नाड़ियां एकत्र हो जाती हैं वहां पे चक्र बन जाते हैं। जहाँ पे नाड़ियां एकत्र बन जाती हैं वहां पे मर्म बन जाते हैं। जहाँ पे नाड़ियां ये आ जाती है वहां पे अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। वो निकल रहे, मूल से निकल रही, मूलाधार से निकल रहे और अलग अलग जगह पे जा रही है। इनमें भी दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईडा पिंगला कहा गया है, जो मुख्य नाड़ियां है। लेकिन इसके बारे में तो मैं बताऊंगा या नहीं, लेकिन जो ये मूलाधार से जो नाड़ियां 72,000 नाड़ियां निकल रही है पूरे शरीर में उसका विस्तार हो रहा है। अब शरीर में विस्तार होते समय ये जहाँ पे इनका समूह ज्यादा बन रहा है उसको अलग अलग प्रकार के मर्म बताए गए हैं। अगर एक का बन रहा है हस्तक यहाँ पे तो उसको क्षिप्र बन गया, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे तल हृदय बना दिया है। ऐसे मर्म का विस्तार है। तो यही जो नाड़ियां है 72,000 जो नाड़ियां है शरीर का चय अपचयन कर्म, शरीर का मानस विकार चेतना, ये सब कर्म जो है शरीर के कर्म करने के लिए जो है फ्लो, एनर्जी फ्लो लेके जाने वाली नाड़ियां है, ऐसा कहा गया है हमारे यहाँ पे। और यही नाड़ियों का जो बड़े बड़े जो हम कहेंगे कि मिलाप है, वहां पे 6 मिलाप बड़ा बताए गए हैं। वो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध और आज्ञा चक्र बताए गए हैं। तो ये चक्र के हिसाब से वो योगाभ्यास के बारे में तो हम आगे देखने ही वाले हैं, उनके ऊपर विद्या कर्म, अग्नि कर्म कैसे काम करता है या कैसे हमें विचार करना चाहिए। मुझे लगता है गोप्टे सर ने हमें जो सिखाया था और वैद्य राबू गोप्टे सर ने सिखाने के बाद हम प्रैक्टिस कर रहे तो इतना सक्सेस बहुत अच्छी तरह से मिला था। लेकिन जो वैद्य राबू गोप्टे सर की वाइफ थी अनघा गोप्टे मैडम, तो वो एडमिट थी। उनकी मृत्यु के 15 दिन पहले मैं और योगेश हमारा विद्यार्थी, हम मैडम को ताराचंद हॉस्पिटल में मिलने को गए थे। वहाँ मिलने के बाद मैडम ने कहा कि आपका कैसा चल रहा है। मैंने कहा कि मैडम इतना सक्सेस मिल रहा है, सर होते तो बहुत आनंद सर को होता था, क्योंकि अलग अलग व्याधियों में हम काम कर रहे हैं, जैसे जेनेटिक डिसीज में भी काम कर रहे हैं, इन्फिलिटी में सक्सेस मिल रहा है, बच्चों के मानस विकार में मिल रहा है। जहाँ पे आयुर्वेद पहले पहुंचता नहीं था मैडम, वहां पे हम पहुंच रहे हैं। और ये इतना जो है सर ने दिया है, सबको बताने के लिए भी लोग आमंत्रण दे रहे हैं, व्याख्यान को बुला रहे हैं, तो ये काफी आनंद वाली बात है। तो ये काफी बड़ा काम कर रहे हैं मैडम, हमारा सर का काम हो रहा है और काफी सारे पूरे इंडिया में विद्यार्थी बन गए और सब काम कर रहे हैं। मैडम ने कहा यहाँ पे रुकना नहीं है, आप यहाँ से आगे से षट चक्र के ऊपर विद्या कर्म, अग्नि कर्म कैसे काम करना है ये आपको बताना है लोगों को, आपको प्रैक्टिस का अनुभव करके। तो हम तो इतने बड़े नहीं है कि हम चक्रों के ऊपर सिद्धि जैसे बात करेंगे, लेकिन जो मैडम ने तब से कहा है तब से हम चक्र, शरीर के चक्र, शरीर के मर्म और इनके ऊपर विद्या कर्म, अग्नि कर्म का अभ्यास शुरू किया है। 1-2 साल में, 3 साल में, 4 साल में जब ये अनुभव पूरी तरह से बन जाएंगे, मैं एज इट इज सबको बताने वाला हूँ। अभी तो काफी अच्छी तरह से इस पे हमें काम हो रहा है, लेकिन जैसे बताया कि 1,000-2,000 अनुभव नहीं बन जाते तब तक बताने से फायदा नहीं है। 1-2 पेशेंट, 50 पेशेंट पे बताने से जो आनंद है वो 1000 पेशेंट में जाके जब बताएंगे तो काफी रहेगा। तो यही चक्र पे जब हम पढ़ाई कर रहे थे, इनका जो हम कहेंगे कि बुक में जो वर्णन है या अलग अलग ग्रंथों में वो काफी लिमिटेड है। लेकिन जब हम आयुर्वेद का ज्ञान वहां पे डालते हैं और वहां पे विद्या कर्म चिकित्सा का अनुभव जब हम ऐड करते हैं तो एक 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 पत्ते खुलने लगते हैं। मैं बताने वाला हूँ आगे कैसे कैसे कहाँ कहाँ है। तो ये मूलाधार चक्र में जो मूलाधार चक्र नहीं बोलूंगा, मूल से जो 72,000 नाड़ियां निकल रही है तो शरीर में अलग अलग जगह पे जा रही है।
तो जहाँ पे क्षिप्र मर्म है वहाँ पे अगर वेदन कर्म करेंगे पूरे शरीर में, जैसे मैंने कहा वहाँ पे आघात हो गया तो आक्षेपक जैसी बीमारी आ रही है। मीन्स पूरे शरीर के एक अंग में यहाँ पे अगर आघात हो गया, जैसे भगवान श्री कृष्ण को पैर में लगा था, तो वहां पे आघात होने के बाद पूरे शरीर में जकड़ाहट, इपिलिप्सी, कन्वर्जन जैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो ये कितना इंटरलिंक्ड है ये हमें पता होना चाहिए। मैं हमेशा बोल रहा हूँ ये सब इंटरलिंक होने वाला है। अगर आपको इंद्रबस्ती के ऊपर आघात हो रहा है मर्म के ऊपर, तो आपको रक्तस्रावन मरणम ऐसा कहा गया है। आपको हृदय के ऊपर आघात हो रहा है तो मृत्यु आ रहा है। ऐसे अलग 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 जगह पे आघात होने के बाद ऐसा दिया है। तो एनर्जी सोर्सेस है वहां पे, उसको मारना नहीं है, उसको टच नहीं करना है, उसको दबाना नहीं है, लेकिन उसका चिकित्सा में उपयोग करते समय हमें ही समझना चाहिए। जैसे क्षिप्रमर्म से उपरिष्ट विद्ध कर्म करेंगे तो हम वात, रक्त स्तंभ, पक्वाशय की व्याधियां इसके ऊपर हमें दिखता है। मूलाधार में जो स्थित रोग है जैसे अर्श है भगंदर पे, उनके ऊपर हम पूरे शरीर के विद्ध कर्म का उपयोग करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ हमारे वाग्भट संहिता में आया है, अंजन हम करते हैं, आंखों में दवाई डालते हैं, अंजन करते हैं तो अर्श ठीक होता है। तो लोगों को लगेगा अरे क्या बोल रहे हैं, आयुर्वेद तो बहुत पुराना हो गया, इसमें कुछ ये नहीं है। वैसा नहीं है, हम चिकित्सा करते हैं, हमें पता है। मज्जाधरा कला है, शरीर में दिया है, वो सब आगे आगे आते जाएंगे अगले अगले एपिसोड में। ये सब इतना इंटरलिंक्ड है कि हम सोचेंगे कि अरे यार ये हमने अभी तक क्यों नहीं सोचा है। तो मैं सब बताने वाला हूँ। ऐसा ये मूलाधार चक्र है, सॉरी गुदमर्म है, और यहाँ पे सारी व्याधियां की शुरुआत हो जाती है। और वंध्यत्व में ये सबसे ज्यादा विचार में लेने वाला है, क्योंकि वंध्यत्व का वर्णन ग्रंथ में आया है, दो जगह पे आया है, जहाँ पे योनि व्यापद में भी आया है और वात व्याधि में भी आया है। और योनि व्यापद में चिकित्सा सूत्र में भी बताया है कि जो बस्ती है वो सबसे बड़ी चिकित्सा है इसमें, क्योंकि नहीं वाताद्रुते नारी नाम योनि, वायु के बगैर अगर स्त्रियों में योनि दुष्ट होगी ही नहीं, वायु के बगैर स्त्रियों में योनि दुष्ट होगी ही नहीं। इसीलिए बस्ती योनि व्यापद में श्रेष्ठ है, इसीलिए वंध्यत्व जैसी चिकित्सा में बस्ती श्रेष्ठ है, और इसीलिए यही वंध्यत्व में वायु को काफी अच्छा नियंत्रण करने वाला विद्ध कर्म श्रेष्ठ हम बता रहे हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहीं ठीक नहीं होते, उनको हम रिजल्ट दे रहे हैं। हम थोड़ी बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा विचार बदलेंगे, थोड़ा सा ये विद्ध कर्म और यहाँ पे आने वाले नाड़ियों का जब अगर हम अभ्यास ऐसा मिलाएंगे तो हमें इस पे रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए बुध मर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। यहाँ पे आघात नहीं होना है। आप देख सकते हो कि पुराने जमाने में फांसी नहीं थी, वहां पे सूली पे चढ़ाया जाता था, तो वहां पे बिठाया जाता था, गुदक के ऊपर आघात होता था और लोग मर जाते थे। तो ये मर्म का तब से है। अब ये जो है इसको संभाल के हमें, इसको ध्यान में रख के हमें चिकित्सा करनी है। और विद्ध का रोल कैसे आएगा मैं आगे आगे जैसे जैसे व्याधियों का वर्णन आ जाएगा वहां पे मैं बताऊंगा। दूसरा हमारा उदर में आया हुआ मर्म जो है वो है हमारा बस्ती मर्म है। बस्ती जो है अल्प मांस शोणितो अभ्यंतरतः, अल्प मांसो शोणितो अभ्यंतरतः कट्या मूत्राशयो बस्ती। मूत्र का आशय है, इसको बस्ती कहा गया है, जिसको ब्लैडर हम कहेंगे। तत्तरापि वहां पे मार लगने के बाद भी सद्य मरण, अश्मरी की वजह से यहाँ पे सद्य मरण कहा गया है। अश्मरी की वजह से व्रण भी बन जाता है तो वो कष्ट से ठीक होता है। तो ये जो बस्ती है ये भी हमें सद्य प्राण मर्म आता है। तो गुद जैसा बस्ती भी अपन वायु के क्षेत्र में आया हुआ मर्म है। तो गुद में जो अपन का क्षेत्र है वहां पे जो नाड़ियां निकल रही है, वहीं से जो नाड़ियां है बस्ती की जगह पे आ रही है, वहां पे द्रव प्रधान गुण है, मूत्राशय है। मूत्र से क्लेद वहनम ऐसा कहते हैं, क्लेद का वहन किया जाता है मूत्र से। तो वो क्लेद का मूत्र का अधिष्ठान है वहां पे। तो वहां पे मूत्राघात जैसे जब व्याधि होती है तो शरीर में मृत्यु तक पेशेंट जाते हैं, किडनी फेलियर तक पेशेंट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे विचार करते समय किडनी का विचार नहीं करना है, मूत्राशय का विचार हमेशा इंपॉर्टेंट है। मूत्र का आशय है, क्यों मूत्र क्लेद निकाल रहा है, वो आशय का महत्व जाता है। और यहाँ पे आशय का पूर्ण कर रहा है पक्वाशय। देखिएगा पक्वाशय से शतशः नाड़ा निकल रहे हैं, वो
बस्ती का पूरण कर रहे हैं। मूत्रोत्पत्ति बताते समय सुश्रुत संहिता में ऐसे बताया, उन्होंने कहा नहीं कि किडनी से निकल रही है 2 यूरेटर और यहाँ पे हो रहा है, वैसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि खाना खाने के बाद पक्वाशय में सार और किट्ट का विभाजन होगा, वहां पे जो द्रव किट्ट है वो वहां से निकल के शतशः नाड़िया 100 नाड़िया निकल के बस्ती का पूरण कर रही है और बस्ती में जाके वो मूत्र आ रहा है और यही मूत्र जो है बाहर बस्ती धारण करेगा और बाहर निकालेगा, क्लेद को बाहर निकालेगा, क्योंकि मूत्र से क्लेद वहन ऐसा कर्म है। अगर ये रुक गया, जैसे वेग धारण करते हैं लोग और मूत्र का वेग धारण करने के बाद अंग भंग अश्मरी बस्ती मेढ्रो वेदना ऐसा कहा गया और उसके बाद में वो वायु उदावर्त होके फिर से वंध्यत्व आता है। आप देखिएगा आगे क्या है, ब्लैडर है, पीछे क्या है, गुद है और बीच में क्या है, यूटेरस है। वंध्यत्व में ये 2 मर्म का बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ब्लैडर है, पीछे गुद है, बीच में गर्भाशय। गर्भाशय को मर्म नहीं कहा गया है, ये दोनों को कहा गया, ये सद्य प्राणहर मर्म है। तो ये 2 सद्य प्राणहर मर्म के बीच में गर्भाशय है, तो वहां पे बेबी बनने वाला है और बेबी बनते समय इतना बड़ा यूटेरस बढ़ेगा, वो आगे ब्लैडर और पीछे गुद, इन दोनों को भी तकलीफ देगा। तो ये दोनों अच्छी तरह से ना दुष्ट हुए हुए रहेंगे तो ही वंध्यत्व चिकित्सा आप कर सकोगे। और वंध्यत्व की चिकित्सा करते समय, जैसे मैंने अभी दिल्ली में एनआईए में गया था, वहां पे भी मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए। वहां पे तो मैंने एक पेशेंट का विद्य कर्म किया था जिसको 2 साल से पीरियड नहीं थे, वहां से मैं यहाँ आने तक 3.5 से 4 घंटे में उसको पीरियड आए थे। मुझे ये कहना है कि ये विचार हमें पता होना चाहिए। आगे ब्लैडर है, पीछे गुद है, दोनों भी सद्य प्राणहर मर्म है और सद्य मर्म पे आघात होने के बाद मृत्यु आ जाती है। लेकिन आघात अगर कम रहेगा तो वो दुष्ट होते हैं और उसमें वैकल्य रुजाकर जैसे हमें लक्षण दिखते जाते हैं। तो इनमें अगर दुष्टि है, इनमें अगर तकलीफ है, जैसे कि किसी को फाइब्रॉइड बन जाता है, फाइब्रॉइड ब्लैडर को हमेशा टच करते रहता है और इसकी वजह से जब ब्लीडिंग हो रही है तब यूरिन होता है या यूरिन हो रही है तब ब्लीडिंग होता है, ऐसे पेशेंट मिलते हैं। तो हमें अंगुष्ठ मूल का विचार करना पड़ता है। वही अगर पीछे आ रहा है, पीछे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है कंटिन्यूअसली और वहां पे गुदा के मर्म के ऊपर प्रेशर आ रहा है, जब पीसीओडी होती है तो पूरी तरह से पेल्विक फ्लोर जकड़ जाता है और उसकी वजह से आगे होने वाला ब्लैडर और पीछे रहने वाला गुदा, इसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। और वहां पे ये सद्य प्राणहर मर्म है, सद्य प्राणहर मर्म अग्नेय वायु गुणात्मक रहते हैं और वो अपन वायु का स्थान है। ये तीनों का एक दूसरे के ऊपर अंतर्भाव रहता है। अगर पुरुष है, व्यक्ति है, मेल इन्फर्टिलिटी भी रहती है, बस्ती के नीचे शुक्रवार स्रोत से, बस्ती और शुक्रवार स्रोत साथ में आ रहा है। बस्ती के साथ में जो पेनिस है वो एक ही पेनिस यूरिन भी निकालता है और स्पर्म भी निकालता है, लेकिन एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, कभी भी मिक्स नहीं होते। कभी भी स्पर्म में यूरिन नहीं मिलता है और कभी भी यूरिन में स्पर्म नहीं मिलता। अगर मिल रहा है तो वहां पे उनका कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहा है और वो बिगड़ रहा है क्योंकि वहां पे जो शतशः नाड़िया का पूर्ण हो रहा है यार, योग के 72,000 जो नाड़ियों से वहां पे बन रहा है मूलाधार चक्र, यहीं पे कहीं ना कहीं तो भी दुष्टि हो रही है। और वो दुष्टि ठीक करने के लिए ये सब व्याधियों में बस्ती आई है, ये सब व्याधियों में अपान के सब कर्म है और ये सब व्याधियों में सबसे श्रेष्ठ जैसे बस्ती कही गई है, हम कहते हैं कि हमारा विद्या कर्म काम करता है। मैं बताऊंगा आगे कैसे करने वाला है, लेकिन यहाँ हमें ध्यान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। किडनी फेल्योर का पेशेंट होता है तो लोग किडनी का सोचते हैं, हम बस्ती का सोचते हैं, इसलिए हमारे किडनी फेल्योर के पेशेंट काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में जो दिया है वही देखेंगे ना, जो सिखाया गया है आयुर्वेद में उसी के हिसाब से चिकित्सा आई है। नहीं तो किडनी फेल्योर में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है ऐसा सोचते बैठेंगे तो गलत हो जाएगा। किडनी फेल्योर में क्या लक्षण दिखते हैं और वो कौन से आयुर्वेद के विकार में बैठता है, उसके हिसाब से अगर चिकित्सा करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलते हैं। ये 4 अंगुली प्रमाण में मर्म है। इसके बारे में डिटेल में जब KFT या सॉरी किडनी के बारे में या अश्मरी के विद्ध कर्म जब बताने वाला हूँ तब ये डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। वही उदर में हमारा तीसरा मर्म है, नाभि मर्म है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाभि उसके मदर के नाभि से जुड़ी हुई रहती है।
तो नाभि का पूरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है पक्वा आमाशयों मध्ये शिरा प्रभा नाभि तत्रपि सद्यो मरणम, ये चतुरंगुल है, शिरा मर्म है और ये सद्य मरण है। तो नाभि के जैसे रावण है, रावण का अमृत जो है नाभि के ऊपर था। तो ऐसा कहा जाता है कुछ ग्रंथों में कि जो रावण है उसको दश दशानन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका सर 10 बार कटा हुआ था, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं था, इसलिए दशानन 10 बार सर उसका मुख आ गया था, क्योंकि वो शंकर के पास गया था और शंकर ने उसका वो क्रोध की वश में उसका सर काट दिया था 10 बार, तो उसको दशानन कहते। लेकिन उसका जो स्थान था, मृत्यु का स्थान, जो सब सारी एनर्जी थी उसकी नाभि के ऊपर थी, और वहां पे ही भगवान श्री राम ने वहां पे आघात करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो नाभि है हमें प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाभि हम हमें लगता है कि अरे वहां पे तो अम्बिलिकस है, वैसा नहीं है। वो नाभि पूरन का क्षेत्र है। जैसे बहिर्मुख स्रोतस है, वैसे औषधि देने के लिए नाभि भी एक स्थान माना जाता है। अभी भी कुछ व्याधियों में हम नाभि पूरन करके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जो आईसीयू में पेशेंट रहते हैं उनको अगर इंटूबेट पेशेंट है तो नाभि पूरन करके उसकी चिकित्सा की जाती है, हम करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे आघात होने के बाद मृत्यु हो जाता है, और ये नाभि का उपयोग, नाभि मर्म का ज्ञान लेके हम विद्ध कर्म करके कुछ व्याधियां भी ठीक करते हैं, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। ये जो मर्म है ये काफी सारे 107 मर्म है। अगर हर एक मर्म पे रोज बात की जाए तो 107 एपिसोड इस पे हो जाएंगे, लेकिन सब लोगों को मर्म का पढ़ाई मिल जाएंगी, हर एक बुक में मिल जाएगा। लेकिन हम अलग क्यों बता रहे हैं कि विद्ध कर्म का संबंध जो आता है मर्म के इसमें, वो सटीक तरीके से हमें आगे बताना है। मैंने कहा था कि सारे एपिसोड इंटरलिंक्ड है, और ये पूरा, जैसा आपने कभी एवेंजर्स मूवी देखी होगी तो अलग अलग बड़ी छोटी छोटी मूवी आ जाती है एवेंजर की, और एवेंजर एंड गेम ऐसा मूवी आ जाता है कि सबको एक साथ लेके पेश किया जाता है और इसमें सबको मजा आ जाता है। वैसे ही करते समय विद्ध कर्म अग्नि कर्म बताते समय छोटे छोटे एपिसोड है, और ये सारे एपिसोड का सार मैं बाद में बताने वाला हूँ जैसे करते समय। तो शब्दों के ऊपर ध्यान देना है। शब्द जो मैं बताता हूँ वो काफी सोच के हम बताते हैं। शब्दों के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपको समझ नहीं रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि हर कमेंट का उत्तर दें। धन्यवाद।